हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल काइजन लर्निंग में, जिसमें हम लोग आपके लिए क्यूरेटेड केस स्टडीज और कुछ फाइनेंशियल और आपकी एमबीए मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं और आप सबकी नॉलेज को जितना हो सके उतना बढ़ाते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक जैसे कि हमें दिख रहा है वो है म्यूचुअल फंड्स एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो जो है वो इंग्लिश में रहेगी, हिंदी में रहेगी और दोनों का मिक्सचर यूज होगा ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राइट, सो बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की एजेंडा की। तो पहले हम दोस्तों समझेंगे कि हमारे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी टाइमलाइन कैसे रही है। व्हाट वाज द टाइमलाइन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, हाउ डिड दे इवॉल्व थ्रू आउट देयर इंसेप्शन, जब से वो बने तब से वो किस तरह से इवॉल्व हुए। और लास्ट में हम बात करेंगे हमारे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीस के बारे में। तो दोस्तों मेरे पास एक न्यूज़ हेडलाइन है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि ये कहती है कि डिस्पाइट द मार्केट वॉलेटिलिटी इनटू म्यूचुअल फंड्स, इनफ्लोज इनटू म्यूचुअल फंड बीट द बैंक एफडीज। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स ने पीछे जो है मार्केट वॉलेटिलिटी यानी बहुत ज्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जो बैंक एफडीज होती है ट्रेडिशनल जो हमारे को 6% इंटरेस्ट देती है उससे ज्यादा अच्छा रिटर्न हमें प्रोवाइड किया, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इसका जो, जैसे कि मैंने आपको कहा, उसका कुछ जो हमारे पास फाइनेंशियल डाटा है वो ये कहता है कि पिछले 11 महीनों में जो फिजिकल ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से जो फिक्स डिपॉजिट्स है वो सिर्फ 9.2% बढ़े हैं, जबकि वो पिछले साल जो है वो 11.2% बढ़े थे। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इनफ्लोज जो है पिछले साल के मुकाबले 90% बढ़ गए हैं। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। तो म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि आप लोगों ने एच डी एफ सी टॉप 100 फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, एसबीआई मैग्नम बैलेंस फंड जैसे फंड्स के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों। तो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड क्या है, डेफिनेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड इज कंसीडर्ड एज अ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, स्टॉक्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। एक फंड बना दिया जाता है दोस्तों, जो हम बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करते हैं। जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो बहुत सारे लोगों से पैसे कलेक्ट करती है, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। और वो जो मनी है वो म्यूचुअल फंड्स जो है वो सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, और इसमें जो है फंड मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। फंड मैनेजर्स जो हैं वो जो है इस इन फंड्स को मैनेज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं फंड के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जो कि प्री डिसाइडेड रहती है। अब हमारे पास तीन तरह के फंड्स होते हैं जो बेसिक कैटेगरीज हैं फंड्स की। तो दोस्तों पहली है हमारे पास इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी से हम समझते हैं मार्केट्स, और इक्विटी फंड्स बेसिकली वो फंड्स हैं जो कि प्राइमरीली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कारण क्या बेनिफिट रहता है कि इन फंड्स में जो रिटर्न है और रिस्क है वो दोनों हाई रहते हैं। दूसरा है हमारे पास डेट फंड्स। डेट फंड से हमारे हम क्या समझते हैं दोस्तों, डेट फंड्स हमारे वो फंड्स होते हैं जो कि सेफर ऑफरिंग्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये ज्यादातर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनसे जो है हमारे को मॉडरेट रिटर्न्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और लास्ट है हमारे पास हाइब्रिड फंड्स, जो कि एक कॉम्बिनेशन होते हैं इक्विटी और डेट का, और ये एक बैलेंस अप्रोच होती है, ना ज्यादा रिस्की होती है ना ज्यादा सेफ होती है, और ये कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छे लेवल की प्रोवाइड करती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे नेट एसेट वैल्यू की या नैव की, जो कि एक म्यूचुअल फंड में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, मैंने ग्राफ तो नहीं कह सकते, एक फिगर दी हुई है मैंने। तो ये दिखा रहा है हमारा सर्कल ऑफ म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए पहले जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स अपना पैसा देते हैं फंड मैनेजर्स को और म्यूचुअल फंड्स को। ये फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे अपना इनका पैसा जो है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और इन टर्न सिक्योरिटीज जो है वो रिटर्न प्रोवाइड करती हैं, जो कि वापस इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है, और उस रिटर्न में से ही कुछ जो पैसा बचता है वो सैलरी के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है फंड मैनेजर्स को।
अब नैव और नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? तो दोस्तों नैव से हमारा मतलब होता है, इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ द फंड कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। अब सपोज एक म्यूचुअल फंड जो है उसकी वैल्यू है 5,000 रुपये, और उसके यूनिट्स जो हैं वो है 100। तो जब हम उस 5,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 50। तो 50 रुपए जो है उस फंड का नैव है। बस इस ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे को म्यूचुअल फंड की बाइंग और सेलिंग करने में काम आता है, जो अभी हम आगे समझेंगे कैसे। तो आगे जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ नैव। इस नैव की कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि जो नैव है वो फंड की वैल्यू का इंडिकेटर है। नैव जो है इन्वेस्टर्स को एक आइडिया देता है कि उस फंड की इस टाइम पर यूनिट वैल्यू क्या चल रही है। आपको कुछ भी सामान खरीदना है, आपको एक स्टॉक भी खरीदना, तो आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड के केस में क्या है कि आपका पैसा बहुत सारे फंड्स में लगा हुआ है, तो आपको एक एक कॉमन एक वैल्यू पे आना है जिसके थ्रू आप उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को लोगों को बेच सके। उसके लिए हम नैव का यूज करते हैं दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड जो है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक म्यूचुअल फंड का नैव 100 रुपए है और आप उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 10,000 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आते हैं 100 यूनिट्स ऑफ द फंड। अगला जो बेनिफिट है वो नैव का वो ये है कि एक प्राइसिंग मैकेनिज्म है दोस्तों। नैव जो है इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो किस प्राइस पे अपने यूनिट्स को बाय या सेल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है पीछे थोड़ी देर पहले ही। और अगर एक इन्वेस्टर जो है वो एक फंड को 150 के नैव पे खरीदता है तो वो पर यूनिट प्राइस है उसका, और अगर वो उसको 170 पे बेचता है तो उसको 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इंडिया में, अपने अपने देश में, हम लोग जो है एक 3 टायर म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर जो है वो यूज करते हैं। तो पहले टायर में हमारे पास आता है स्पॉन्सर, दूसरे टायर में हमारे पास आता है ट्रस्टी, तीसरे टायर में हमारे पास आते हैं एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो स्पॉन्सर क्या है दोस्तों? स्पॉन्सर हमारा एक वो एंटिटी है जो कि इस पूरे म्यूचुअल फंड को सेटअप करने में हेल्प करता है। जैसे कि निपॉन का म्यूचुअल फंड है या एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, तो उस केस में निपॉन एचडीएफसी इनके स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इस पूरे म्यूचुअल फंड का सेटअप किया है। ट्रस्टी, अब दोस्तों ट्रस्टी से हमें समझ आता है ट्रस्ट, एक ऐसी एंटिटी जो कि इन्वेस्टर्स का और अथॉरिटीज का ट्रस्ट मेंटेन करने में हेल्प करती है। राइट। अगर सेबी को इस म्यूचुअल फंड के सेबी की गाइडलाइंस को इस म्यूचुअल फंड में सही से फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है ये देखना है, तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रस्टी मेंटेन करता है। इसके बाद आती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट्स होते हैं जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स में इस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, तो वो एसेट को जो मैनेज करता है कि कितना पैसा कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितने अमाउंट में लगाना है, कब इन्वेस्टर से लेना है, कब इन्वेस्टर को देना है, वो सब कुछ जो है हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो करती हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर हमारे पास आता है ट्रांसफर एजेंट। ट्रांसफर एजेंट क्या होता है? ट्रांसफर एजेंट एक वो एंटिटी है जो कि इन्वेस्टर से पैसा लेती है, और जब म्यूचुअल फंड वो रिडीम कर लेता है, मतलब म्यूचुअल फंड के पैसे वापस लेना चाहता है, तो वो ही पैसे जो है वो वापस उसको ट्रांसफर करती है इन्वेस्टर को। तो जैसे कि अभी हमने बात करी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की, जो कि पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड भी कहा जाता था। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे था दोस्तों, कैसे है? तो जो ये म्यूचुअल फंड है दोस्तों, ये इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर, और इसका जो स्पॉन्सर है वो है निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ट्रस्टी जो है वो है निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसके लिए है निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर अथॉरिटी है वो है के फिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, कि म्यूचुअल फंड्स का विकास, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे देश में। तो दोस्तों ये शुरुआत इसकी होती है 1963 से।
1963 में इस सब की बिगिनिंग शुरू हुई म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट की, जब हमारे पास यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ। तो जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था दोस्तों 1963 में। उसके बाद से जो है इंडिया में म्यूचुअल फंड का आरंभ हुआ, और यूटीआई जो है वो फर्स्ट ऑफिशियल म्यूचुअल फंड था इंडिया में, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी की तरह ऑपरेट करता था। जो यूनिट स्कीम 1964 थी वो पहली इंडिया की पहली म्यूचुअल फंड स्कीम थी जो कि यूटीआई ने लॉन्च करी थी। दोस्तों इसके बाद 1993 में मेजर ब्रेक थ्रू आया, जब एक प्राइवेट सेक्टर, इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ, जिसका नाम था कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड। तो ये जो म्यूचुअल फंड था दोस्तों, ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड था जो कि 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक जॉइंट वेंचर था दोस्तों ये कोठारी ग्रुप और यूएस बेस्ड पाइनियर म्यूचुअल फंड के बीच में, जो कि बाद में जो है इसको पाइनियर आईटीआई म्यूचुअल फंड बना दिया गया। और उस टाइम कोठारी ग्रुप ने अपना जो इसमें स्टेक था वो 1999 में बेच दिया था। तो तब से ये म्यूचुअल फंड दोस्तों आईटीआई म्यूचुअल फंड के नाम, पाइनियर आईटीआई म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाने लगा। और इस म्यूचुअल फंड के आने से 93 में जो है प्राइवेट सेक्टर की एंट्री जो थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सक्सेसफुली हो गई थी। अब दोस्तों हमारे पास दो मेजर सिनेरियोज आए 1991 और 1993 में। तो 1991 में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स जो थे वो आ गए थे। और इससे क्या हुआ था कि जो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स थी वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए और लिबरल हो गई थी और ज्यादा ओपन हो गई थी, और इससे जो है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री का पोटेंशियल कई गुना बढ़ गया। उसके बाद जो है सेबी बनाई गई थी 1992 के आसपास, जिससे कि इन म्यूचुअल फंड को रेगुलेट किया जा सके, सिक्योरिटीज की मार्केट्स को रेगुलेट किया जा सके। 1993 में दोस्तों क्या हुआ फिर कि म्यूचुअल फंड्स के लिए पहली ऑफिशियल रेगुलेशंस बना दी गई सेबी के द्वारा। और इसमें जो है म्यूचुअल फंड की एस्टेब्लिशमेंट, वो कैसे बनेंगे और उनके ऑपरेशंस के बारे में सारा ब्यौरा दिया गया कि हमें कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी है, हमारे पास कितना मिनिमम वो होना चाहिए, कॉर्पस होना चाहिए, कितना हमारी जो एंटिटीज है उनका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सब कुछ जो है इन रेगुलेशन में बताया गया। और इन रेगुलेशन से दोस्तों हुआ क्या कि इंडिया की जो कहा कह सकते हैं कि एक इनफॉर्मल मार्केट थी म्यूचुअल फंड्स की, वो फॉर्मलाइज हो गई। और म्यूचुअल फंड्स जो है वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करने लगे, जिससे कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। दोस्तों फिर बात करते हैं 1997 की। तो आप लोगों ने आजकल जो है बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी कि म्यूचुअल फंड सही है और ऐसे ऐसे करके। ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स दोस्तों कौन बना रहा है, कौन ये जो है इसकी मार्केटिंग कर रहा है म्यूचुअल फंड्स की? ये कर रहा है एएमएफआई, जो कि 1997 में बना था, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। जो ये बॉडी है एएमएफआई, ये जो है ये गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है म्यूचुअल फंड्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और बाकी सब स्टेक होल्डर्स के लिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अब जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करता है एएमएफआई। जब भी कोई इश्यू होता है सेबी के आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे और बाकी सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के आगे, जो गवर्निंग बोर्ड है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एएमएफआई की, जिसके अंदर जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के। दोस्तों इसके बाद 2003 का समय आया, जब कि हमारा इंट्रोडक्शन हुआ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोस्तों क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा निफ्टी 20 के बारे में, ईटीएफ, निफ्टी 20 ईटीएफ के बारे में। तो जो हमारे पास ईटीएफ होता है वो एबिलिटी देता है, मतलब वो बेसिकली एक तरह से मिमिक करता है एक्चुअल ट्रेंड को, राइट? तो अगर हमारे पास निफ्टी 20 का ईटीएफ है तो वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअल निफ्टी को रेप्लिकेट कर रहा है, मिमिक कर रहा है। और आप उसको फ्रीली बाय और सेल कर सकते हैं। आप निफ्टी को वैसे फ्रीली बाय एंड सेल नहीं कर सकते, बट आप निफ्टी 20 जो उसका ईटीएफ है उसको फ्रीली बाय एंड सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर।
तो यहाँ पे हमारे पास एक मनी कंट्रोल से दी हुई एक हेडलाइन है जो कहती है दी फिनोमिनल राइज ऑफ निफ्टी इज इंडिया फर्स्ट ईटीएफ एंड अ MC30 पिक। मनी कंट्रोल के टॉप 30 की बास्केट जो है उसमें जो है निफ्टी 20 का ETF जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेडेड माने जाने वाला ETF है। और ये इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड था जिसने कि 10,000 करोड़ जो है एसेट्स में क्रॉस किया था, जो कि आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक लैंडमार्क है किसी ETF के लिए। और दोस्तों फिर आया 2020 का समय जब कि कोविड आया हमारे देश में। और इस टाइम जो है म्यूचुअल फंड SIPs में एक रेवोल्यूशनरी इंक्रीज हुआ। तो कोविड 19 के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि जो SIPs थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी राइट साइड में एक ग्राफ है जो कि दिखा रहा है कि जून 2016 से लेके फेब 2024 तक ये एक स्टीप ग्रोथ है, स्टीप ग्रोथ। और कहाँ ये 2,000 करोड़ के आसपास थी और कहाँ ये अब 18,000 करोड़ को पार कर चुकी है, 9 टाइम्स ग्रोथ, जो कि बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम हुआ क्या बेसिकली, SIPs जो थी उन्होंने एम्पावर किया इन्वेस्टर्स को कि वो बहुत छोटी छोटी अमाउंट से ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 500 रुपए की SIP कर सकते थे, आप 2,000 रुपए की SIP कर सकते थे, जिसका जितना भी पोटेंशियल था वो उस हिसाब से अपनी SIP करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था दोस्तों, और सेविंग्स कर रहा था। और मतलब इससे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली इन्वेस्टर्स को। फिर आया समय दोस्तों 2021 और 22 का जब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एक बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी। तो आप लोगों ने सुना होगा ग्रो के बारे में, ज़ीरोधा के बारे में, ET मनी, पेटीएम मनी के बारे में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके म्यूचुअल फंड्स की ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया। आप अपने फोन पे बैठे बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और आप उससे जितना मर्जी ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत इजी बन चुका था। इन्वेस्टर्स जो थे वो अब अपनी फोन में ही सारे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते थे, और कोई इंटरमीडिएटरीज ब्रोकर्स की हेल्प लिए बिना ही इन्वेस्ट कर पा रहे थे, कोई एडिशनल फीस या चार्जेस दिए बिना, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल था इन म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ के लिए। जो हमारे पास एक पाई चार्ट है हमारे राइट साइड में, वो दिखा रहा है कि अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मार्केट शेयर कितना रहा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इन सब में सबसे ज्यादा शेयर जो है ज़ीरोधा के पास है इस टाइम, जो कि है 18.33%। उसके बाद अपस्टॉक्स 14.24%, एंजल वन, ग्रो, ICICI सिक्योरिटीज और बाकी सब। तो दोस्तों अब हमने काफी कुछ समझा, काफी कुछ सीखा है इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो एक केस स्टडी से मैं आप सबको समझाना चाहूंगा कि ये कैसे आपकी जो है असली में ट्रेडिंग करने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आकाश was excited. He had received a huge bonus at work and today he was finally going to put that bonus to good use by investing in mutual funds. He, he had spent a lot of time learning about the basics of mutual funds and carefully selected a mutual fund company to invest in. However, when he finally sat down to purchase some funds, he found in confusion. Some funds had higher NAVs while others had lower NAVs. Puzzled about this, he wondered, which one should I go for? Should I buy a fund at higher NAV or opt for one with lower NAV? तो दोस्तों आप केस जो है वो समझ आ ही गया होगा। दोस्तों जो केस है वो ये है, जो केस है वो ये कहता है कि आकाश को जो है अपनी वहां पे एक बोनस मिला काम में, और उसने सोचा कि इस बोनस को इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड में। बट उसने बहुत ज्यादा रिसर्च करी और काफी ज्यादा उसने सोचा, लेकिन उसको ये पता लगा कि कुछ फंड जो थे उनका हायर था नैब जो था, और कईयों का लैब नैब जो था वो लोअर था। तो अब उसने सोचा कि किस को मुझे चूज करना चाहिए, हायर वाले को या लोअर वाले को। तो पहला सवाल आप सबको सोचना है इसके बारे में, कि वो जो है म्यूचुअल फंड जो है वो लोअर नैव पे लेता है या हायर नैव पे लेता है। दोस्तों इसमें दो सिनेरियो बनते हैं हमारे पास। पहला सिनेरियो है कि अगर वो म्यूचुअल फंड्स को लोअर नैव पे लेता तो क्या। तो अगर वो इन म्यूचुअल फंड्स को लोअर नैव पे खरीदता तो उसको जो है
वो ज्यादा यूनिट ले सकता था कम कॉस्ट में। मान लीजिए कि उसके पास 1,000 रुपए है और उसने 10 नैब वाला एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया, तो वो उसके 100 यूनिट बहुत आराम से ले सकता था। बट इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो जो 10 की नैब वाला था वो फ्यूचर में जाके 15 का हो ही जाएगा। हो सकता है कि वो गिर के 5 का हो जाए, तो उसका प्रॉफिट तो नहीं हुआ, ज्यादा यूनिट लिए उसने, पर उससे उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको प्रॉफिट हो गया। दूसरा केस हमारे पास है कि अगर वो इन म्यूचुअल फंड को हायर नैब पे ले लेता, तो हायर नैब का मतलब जो है वो ये दिखाता है बेसिकली, हायर नैब, कि उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस और रिटर्न्स जो है वो बहुत अच्छे हैं दोस्तों। पर इससे फिर कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि जो जब आप हायर नैब पे उसको लेते हैं म्यूचुअल फंड को, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो भी फ्यूचर में ग्रो कर जाए, या फिर हो सकता है कि वो जिस लेवल से चला था वो इतनी ग्रोथ कर चुका है कि वो अपने हाईएस्ट, उसकी मार्केट सैचुरेट हो चुकी है और वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों हमें करना क्या चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन है, जो चीज मैंने आपको अभी समझाई थी, कि सपोज कि उसकी स्कीम 1 थी, उसमें जो नैप की वैल्यू थी वो 50 थी, और उसके पास 50,000 रुपए हैं और उसने उसके 1,000 यूनिट ले लिए, और सपोज कि ग्रोथ रेट जो है दोनों में 10% का है। ये चीज हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं दोस्तों कि दोनों का जो ग्रोथ रेट है वो सेम है। तो जो न्यू नेट एसेट वैल्यू हो जाएगी 10% से अगर हम बढ़ा दें 50 रुपए को, तो वो हो जाएगी 55, राइट? तो उसकी न्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 55,000। और दूसरा जो स्कीम थी उसमें 10 रुपए थी नैप की वैल्यू, उसने 50,000 रुपए से 5,000 यूनिट्स उसे खरीद लिए, और सपोज वही 10% ग्रोथ रेट लगाया तो 11 रुपए हो गई उसकी नई नैप की वैल्यू। और फिर वही 5,000 से हम 11 को मल्टीप्लाई करें तो 55,000। तो देखें दोनों में हमारे पास जो न्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 55,000 ही बन रही है। तो ऐसे में वही सवाल दोबारा से आ गया दोस्तों कि अब हायर ने वाला लिया जाए या लोअर ने वाला लिया जाए। तो इसका जवाब है कि एक हायर नैब जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आपका म्यूचुअल फंड बेटर ही रहेगा। ये फंड की एसेट वैल्यू को दिखा रहा है जो करंटली है, ना कि उसकी पोटेंशियल को दिखा रहा है कि वो कितना ग्रो करेगा। तो आपको जो है एक बहुत ही अ, सोचा समझा डिसीजन लेना है इसमें, कि आप जो है वो फंड परफॉर्मेंस को देखिए, फंड की ग्रोथ को देखिए, एक्सपेंस रेशो को देखिए, और अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, अपनी रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उस शिप को मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट, वो देखना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा आज की वीडियो से काफी कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल गाइस। थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस और बनाने की, आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।